हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो में हम लोग शोभित दैट पोस्ट शोभित स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शोभित यूनियन से जो इंडिपेंडेंट हुआ था स्टेट, वहाँ पर किस तरीके का सिचुएशन था, माहौल था, कैसा टेंशन था, किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, उसके बारे में आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शोभित पोस्ट शोभित स्टेट हैव विटनेस सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज। तो पोस्ट शोभित स्टेट में क्या क्या हुआ, जैसे सिविल वॉर हुआ, ठीक है। सिविल वॉर तो पता ही है तुम लोग को। उसके बाद इंसर्जेंसीज हुआ, मतलब वायलेंट हुआ। इंसर्जेंसी का मतलब होता है वायलेंट, ओके। एंड द सिचुएशन हैज़ बीन फर्दर एग्रेवेटेड ड्यू टू द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आउटसाइड पावर्स। एग्रेवेटेड का मीनिंग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाना, ठीक है। तो सिचुएशन इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया कि किस चीज़ के लिए इरिटेशन ज़्यादा हो गया, इरिटेट हो गया था, सिचुएशन एग्रेवेटेड हो गया था ड्यू टू द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आउटसाइड पावर। क्योंकि आउटसाइड पावर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा था ये पोस्ट सोवियत स्टेट में कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। सम ऑफ द टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स इन द पोस्ट सोवियत स्टेट्स आर एज फॉलोस। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पॉइंट वाइज में दिया हुआ है। नंबर वन, टू रिपब्लिक ऑफ रशिया। रशिया का दो रिपब्लिक था जो है, you know that Chechnya and Dagestan that have witnessed violent secessionist movement। तो ये दोनों रिपब्लिक में क्या शुरू हो गया था, सक्सेशनिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया था। अच्छा, बाय द वे रिपब्लिक्स में ये चीज़ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। जैसे सोवियत यूनियन के अंदर में हम लोगों ने देखा था 15 रिपब्लिक था, मतलब 15 स्टेट था। ठीक इस तरीके से रशिया के अंदर में भी स्टेट था, ठीक है। जो स्टेट क्या है, जिन दो स्टेट का नाम क्या है, चेनिया एंड दागिस्तान। तो इन दोनों स्टेट में क्या हुआ, वायलेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मतलब सक्सेशनिस्ट मूवमेंट। सक्सेशनिस्ट का मतलब होता है सेपरेशन मूवमेंट, कि दे ऑल्सो वांटेड टू बी सेपरेट फ्रॉम रशिया, ओके, एंड वांटेड टू डिक्लेयर देमसेल्फ एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। तो Russia sought to curb the Chechnya revolt by the military bombings. Okay, you know that रशिया जो है मतलब रशिया शॉर्ट का मतलब होता है डिज़ायर, ओके। रशिया का ये डिज़ायर था कि जो चेनिया जो एरिया है, मतलब तो वो वहाँ पर मिलिट्री बॉम्बिंग से मतलब यू नो दैट उस एरिया को मतलब रोकना चाहता था ताकि वो इंडिपेंडेंट ना हो। एंड ह्यूमन राइट्स वेयर ऑल्सो सेवरली वायलेटेड इन दैट एरिया, बट रशिया फेल टू चेक द एस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस। बट रशिया ने इंडिपेंडेंट होने से नहीं रोक पाया ये दो रिपब्लिक्स को, ठीक है। तो इस तरीके का सिचुएशन हुआ था कहाँ पर, रशिया में। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि इन विच टू रिपब्लिक्स ऑफ रशिया द सक्सेशनिस्ट मूवमेंट टुक प्लेस आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो आंसर क्या होगा, चेचनिया एंड दागिस्तान, ओके। ओके, नंबर टू, प्रॉब्लम सिर्फ रशिया में ही नहीं था, ऑल्सो द प्रॉब्लम यू कैन सी इन तजिकिस्तान। इन तजिकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, और वहाँ पर क्या हुआ था, एक सिविल वॉर हुआ था, कंटिन्यूड फॉर 10 ईयर्स टिल 2001। कम से कम 10 साल तक ये सिविल वॉर चला वहाँ पर, ओके। फिर नंबर थ्री, इन अजरबैजान प्रोविंस ऑफ नागोर्नो कराबाख, जो एक प्रोविंस है, मतलब कि प्रोविंस मतलब जो पहले स्टेट, अभी स्टेट बोला जाता है प्रोविंस को, तो वो अजरबैजान का प्रोविंस था। और वहाँ पर कुछ सम लोकल आर्मेनियंस था। नाउ दे वांटेड टू यू नो सेसीड एंड जॉइन आर्मेनिया। मतलब वो उस जगह को, मतलब वो यू नो अजरबैजान का जो प्रोविंस है नागोर्नो कराबाख, तो वहाँ से अपना मेंबरशिप को विड्रॉ करके वो लोग कहाँ ज्वाइन होना चाहता था, आर्मेनिया में, ठीक है। तो ये भी इस तरीके का प्रॉब्लम भी अजरबैजान में भी दिखाई दिया। फिर नंबर फोर, इन जॉर्जिया टू प्रोविंसेस हैव डिमांडेड इंडिपेंडेंस। जॉर्जिया में भी जो दो प्रोविंस है वो इंडिपेंडेंट का डिमांड किया, एंड द डिमांड हैज़ रिजल्टेड ए सिविल वॉर। और डिमांड के वजह से सिविल वॉर भी वहाँ पर देखने को मिला। नंबर फाइव, मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट लाइक यूक्रेन, किर्गिस्तान,
एंड जॉर्जिया आर कंटिन्यूइंग। तो इस तरीके का तो वहाँ पर भी डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जैसे यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया में किसके खिलाफ, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, मतलब उनका वहाँ पर जो गवर्नमेंट था उस समय में, उस गवर्नमेंट के खिलाफ में वहाँ पर भी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। नंबर 6, द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैव एरियाज ऑफ वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। और सेंट्रल एशिया में हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा था। So a Central Asian has become a zone of competition between the outside power, क्योंकि outside power बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था कि सेंट्रल एशियन में अपना रिजीम एस्टाब्लिश करे। फॉर एग्जांपल आफ्टर 2011 September 2001, the USA wanted a military bases in that region, एशियन, सेंट्रल एशियन में वो क्या एस्टाब्लिश करना चाहता था, मिलिट्री रीजन का मतलब होता है एक सामरिक जो है वहाँ पर एरिया बनाना चाहता था उस एरिया में। बट रशिया बिलीव्स दैट दिस एरिया शुड बी अंडर हर इन्फ्लुएंस एज दे आर नियर टू इट। तो बट रशिया ने क्या सोचा कि वो जो एरिया है सेंट्रल एशियन एरिया, जो कि पहले रशिया के अंदर में था 1991 का पहले, तो वो ये 1991 को 1 के बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलना चाहिए, वो एरिया उनके अंडर में आना चाहिए, बिकॉज वो रशिया से बहुत नज़दीक था। And not only Russia, even China also has shown interest in the region because of the oil resources, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा ऑयल रिसोर्सेज भी था, जिसके कारण चाइना भी अपने इंटरेस्ट दिखाया कि उस जगह को वहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा या फिर उस जगह में अपने रिजीम को एस्टाब्लिश करेगा, जो कि मिलिट्री रिजीम। ओके, तो इवन प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा इन ईस्टर्न यूरोप में भी, जहाँ पर चेस फेडरेशन रिपब्लिक वाज डिसॉल्व ऑन December 31, 1992। द टू न्यू रिपब्लिक ऑफ चेस एंड स्लोवाकिया वेर बॉर्न ऑन January 1993। जो ईस्टर्न यूरोप में जो चेस रिपब्लिक जो था, फेडरल रिपब्लिक, वहाँ से दो अलग अलग जो स्टेट इंडिपेंडेंट हुआ, रिपब्लिक हुआ, जो कि चेस और स्लोवाकिया, अलग अलग तरीके से। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 8, इवन प्रॉब्लम ऑल्सो वी कैन सी इन बल्कन स्टेट, बल्कन रिपब्लिक ऑफ लाइक यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया broke up in 1991-1992. The provinces like Croatia, Slovenia and Bosnia, okay, these are the, ये तीनों पहले किसके अंदर में था, यूगोस्लाविया के अंदर में था। ओके, एंड यू नो दैट बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ओके, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। ओके, इतना ज़्यादा ये नाम आएगा नहीं कि एग्जाम में, सिर्फ मैं तुम लोग को समझ में आए इसलिए मैं पूरा इसको एक बार रीड आउट कर देता हूँ। यू नो, हर्जेगोविना डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस। तो ये सब इंडिपेंडेंट हो गया कहाँ से, यूगोस्लाविया से, एंड दे आर सेपरेट स्टेट्स टुडे। इन अप्रैल 1992 सर्बिया एंड यू नो दैट मोंटेग्रो अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू यूगोस्लावियन फेडरेशन। अभी इन दोनों जो है, सर्बिया और जो मोंटेग्रो जो है, वो अलग तरीके से अपने यूगोस्लाविया फेडरेशन बनाया है। सर्बिया सॉट टू ड्राइव, मतलब सर्बिया का भी एक डिज़ायर था कि ड्राइव आउट द नॉन सर्बियन फ्रॉम क्रोएटिया and Bosnia, and many non-Serbians were, you know, that massacred in ethnic cleansing, and NATO intervened to prevent the humanitarian crisis। बाद में नाटो को वहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ा क्योंकि ह्यूमन क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया था इसको स्टॉप करने के लिए। तो आई होप लाइक यू अंडरस्टूड लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड कन्फ्लिक्ट्स और टेंशन दैट टुक प्लेस इन पोस्ट सोवियत स्टेट्स। ओके, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग आराम से ये पॉइंट लिखने से भी हो जाएगा, और इंट्रोडक्शन पार्ट ऊपर में दिया ही हुआ है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ इंडियाज़ रिलेशन विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। क्योंकि इंडिया का भी तो हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया का रेस्पॉन्स कैसा था, इंडिया का रोल कैसा था ये सोवियत यूनियन में, या फिर इंडिया का किस तरीके का एक यू नो दैट रिलेशन था रशिया के साथ या फिर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के साथ, उसके बारे में विल डिस्कस। ओके, सो यू नो व्हाट, इंडियाज़ रिलेशन विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, यानी कि इंडियाज़ रिलेशन विद रशिया और सोवियत यूनियन, इट इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 फेज। ओके, 3 फेज में इसको डिवाइड किया गया या फिर एरिया में डिवाइड किया गया। तो नंबर 1 में हम लोग जो ए में दिया हुआ, देखो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा का रिलेशन हम देखेंगे। कोल्ड वॉर यानी कि 1945 से लेकर 1991 तक इंडिया और सोवियत यूनियन का रिलेशन कैसा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो बी में दिया हुआ है, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, यानी कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद इंडिया के साथ
रशिया का कैसे रिलेशन रहा उसके बारे में, जो कि 1991 से लेके 2009 तक देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिलेशन देखेंगे हम इंडिया और रशिया का रिलेशन, जो कि आफ्टर 2010, यानी कि फ्रॉम 2010 टू आज 2025 में उसका रिलेशन कैसा है उस तक। तो तीनों को ही पढ़ना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम में सबको कंबाइन करके ही तुम लोग को लिखना है। Okay, so let's start with during the Cold War era, how was the relation between India and Soviet Union or Russia? इंडिया हैड अ स्पेशल रिलेशनशिप विद यूएसएसआर। यूएसएसआर का साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, स्पेशल रिलेशन था। इट वाज ए रिलेशनशिप इन ऑल एरियाज, सभी एरिया में उसका रिलेशन बहुत अच्छा था, जैसे पॉलिटिकल रिलेशन हो, इकोनॉमिक रिलेशन हो, मिलिट्री रिलेशन हो, इवन कल्चरल रिलेशन हो। द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। नंबर 1, पॉलिटिकल रिलेशन। ये पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इन शॉर्ट में दिया हुआ है, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो तुम लोग एक बार जस्ट पॉइंट को अच्छे से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। द यूएसएसआर सपोर्टेड इंडियाज पोजिशन ऑन कश्मीर इशू इन द यूनाइटेड नेशन। अब तुम लोगों को पता है कश्मीर एक ऐसा जगह है जिसको लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा फाइट होता रहता है, राइट। क्योंकि पाकिस्तान वांटेड टू ऑक्युपाई कश्मीर बिकॉज दे थॉट दिस एरिया एक्चुअली बिलोंग्स टू देम, बट इट इज practically or in reality it's not like that, because Kashmir is a part of India, right? So it never be like matlab it's not possible to carve out this area to that Pakistan. तो so the USSR उस समय में उसी कश्मीर इशू में, जब कश्मीर का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था इंडिया के साथ, तब यूनाइटेड नेशन जो कि राष्ट्र संघ है उसमें हमारा रशिया जो है वो क्या है, परमानेंट मेंबर है, राइट। तो रशिया में जब यूनाइटेड नेशन में ये कश्मीर इशू को लेके जब सवाल उठता था, तब रशिया हमेशा मतलब यानी कि यूएसएसआर हमेशा किसको सपोर्ट किया है, इंडिया को सपोर्ट किया है ये कश्मीर इशू में। इट ऑल्सो सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग इट्स मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द वॉर विद पाकिस्तान इन 1971। तुम लोग को ये थोड़ा बहुत याद होगा, अगर नहीं भी होगा मैं बता देता हूँ। 1971 में भी इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा एक फाइट हुआ था, ठीक है। और वो किसको लेके हुआ था, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट लेके, क्योंकि बांग्लादेश इंडिपेंडेंट इन द ईयर ऑफ 19 गॉट इंडिपेंडेंट इन 1971। तो उस समय में भी इंडियन पाकिस्तान के साथ जो फाइट हुआ, तो यूएसएसआर शोड इट्स सपोर्ट टुवर्ड्स टू इंडिया, इंडिया को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को नहीं किया था उस समय में। और ठीक इसी तरीके से इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड यूएसएसआर इन मेनी वेज। सो थ्रू दिस वी कैन अंडरस्टैंड हाउ देयर पॉलिटिकल रिलेशन वाज। ओके, आई होप यू समझ में आया तुम लोग को। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक रिलेशन हम देखते हैं। द यूएसएसआर गेव एड एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू इंडिया। यूएसएसआर सभी जो टेक्निकल एड जो है या फिर असिस्टेंट उनको इंडिया को प्रोवाइड करता था। फॉर एग्जांपल लाइक फॉर स्टील प्लांट्स लाइक भिलाई, तो भिलाई कहाँ पर लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ में है। बकारो कहाँ पर, ये सब स्टील कंपनी का नाम है। बकारो है झारखंड में। फिर उसके बाद लाइक विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। एंड भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो कि न्यू दिल्ली में है। इट एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी और एंड यस, ये सब जो अलग अलग जो दैट प्लांट्स है, मतलब जो स्टील प्लांट्स है, उसमें रशिया हमेशा अपना टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता था। मतलब यूनिक यानी कि रशिया जो है वो स्टील प्लांट में सबसे आगे है ना पूरा वर्ल्ड में। तो इंडिया को भी उस हिसाब से रशिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ दिस प्लांट्स। ओके, and it also accepted Indian currency for trade when India was shortage of foreign currency। तो ये रशिया ने करेंसी में भी, इंडियन करेंसी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था फॉर ट्रेड के मामले में, जब इंडिया के पास फॉरेन करेंसी बहुत शॉर्टेज था, मतलब कम था, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड लाइक हाउ देयर इकोनॉमिक रिलेशन वाज। एंड नाउ विल सी द मिलिट्री रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन। इंडिया रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्रॉम द यूएसएसआर। तो इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलिट्री इक्विपमेंट से वो कहाँ से मिलता था, यूएसएसआर से मिलता था। एंड द टू कंट्रीज साइन अ वेरियस एग्रीमेंट टू जॉइन प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट्स। और दोनों कंट्री ने मिलिट्री को लेके, मिलिट्री बनाने को लेके, मतलब प्रोड्यूस करने को लेके बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किया था। इसका कल्चरल रिलेशन भी हम देख सकते हैं कि जैसे हिंदी फिल्म्स, इंडियन कल्चर वेर वेरी पॉपुलर इन द यूएसएसआर। मेनी इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड इन द यूएसएसआर। तो जैसे कि इंडिया का जो हिंदी फिल्म्स है या फिर इंडियन जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कहाँ पर, एवरी हाउस होल्ड्स इन यूएसएसआर। यूएसएसआर का हर घर में जो इंडियन फिल्म जो है वो मतलब देखा जाता था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, पॉपुलर था। प्लस उनका जो इंडियन कल्चर को भी वो लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करता था।
एंड मेनी इंडियन जो राइटर है या फिर जो आर्टिस्ट है वो यूएसएसआर में विजिट करता था, एंड ऑल्सो यूएसएसआर्स मेनी यू नो दैट एक्ट्रेस दे ऑल्सो विजिट और एक्टर दे विजिटेड इन टू इंडिया. तो दिस इज हाउ दे शेयर देयर कल्चरल रिलेशन. ओके, इन टर्म्स ऑफ इवन स्पोर्ट्स में भी हम लोग देख सकते हैं. तो या सो दीज वेयर द मेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसएसआर यानी कि रशिया ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा. अब देखेंगे कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, क्योंकि तब तो अभी रशिया इंडिपेंडेंट रशिया रहेगा ना. अब इंडिया के साथ रशिया का हम रिलेशन देखेंगे. इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड इंडिया मेंटेन गुड रिलेशन विथ रशिया. द टू मतलब पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद भी इंडिया और रशिया के बीच में अच्छा ही रिलेशन था, बट थोड़ा सा कम हो गया था. वो भी हम देखेंगे इसका रीज़न क्या है. द टू कंट्रीज हैव ए कॉमन विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. तो दोनों कंट्री का एक कॉमन विजन था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करना. ठीक है, और दे बिलीव मल्टीपोलर यानी कि मतलब सब अलग अलग स्टेट के साथ पूरा वर्ल्ड में, मतलब उनका चाहे वो ट्रेड के मामले में हो, चाहे वो मिलिट्री डिफेंस के मामले में हो, मतलब अपने आप को एडवांस करने का ही मतलब उन्होंने वो कॉमन एक विजन था दोनों का. एंड दे बिलीव इन को एग्जिस्टेंस एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी प्लस ग्रेटर रीजनलिज्म, सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. किस तरीके का जो इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स है उसको कैसे सेटल किया जाएगा. तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता था, जैसा कि कश्मीर का जो मैंने तुम लोगों को बोला है. थ्रो नेगोशिएशन एंड थ्रो नेगोशिएशंस एंड एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल द कंट्रीज. एंड किसके थ्रू ये सब इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता था. नेगोशिएशन का मतलब जैसे आलाप आलोचना, बातचीत करके, मतलब बातचीत करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था. एंड प्लस एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि हर कंट्री, हर देश ने अपना अपना फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करता है. राइट, इंडिया का भी अपना फॉरेन पॉलिसी है. तो जैसे हमारा इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का आर्किटेक्ट कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री है. राइट, तो वही फास्ट उन्होंने स्टार्ट किया था. फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है हर देश का कुछ कुछ पॉलिसी एडॉप्ट किया जाता है किस चीज़ के लिए, टू मेंटेन गुड रिलेशन विद अदर कंट्रीज. अलग अलग देशों के साथ अच्छा संपर्क बनाने के लिए ही ये फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन किया जाता है. तो दोनों एक एक अपना अपना फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता था. And two countries have signed more than 80 bilateral agreement. ओके, bilateral agreement का मतलब होता है जब दो स्टेट के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होता है. तो उन्होंने 80 से भी ज़्यादा एग्रीमेंट साइन किया हुआ है एज ए पार्ट ऑफ इंडो रशियन स्ट्रैटेजी एग्रीमेंट 2001. और जैसे कि 2001 में भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, और उस एग्रीमेंट का नाम क्या है, इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट, जो कि 2001 में हुआ था. ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स लाइक मेनी लाइक थिंग्स. फॉर एग्जांपल लाइक एग्रीमेंट ऑफ लाइक इन मिलिट्री में, या फिर जो यू नो दैट मिलिट्री सपोर्ट के लिए, फिर पॉलिटिकली ये सब एग्रीमेंट साइन हुआ था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विद रशिया ऑन इशू लाइक कश्मीर. ये पहले ही पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे. कश्मीर इशू को लेके इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता था रशिया से यूनाइटेड नेशन में. एनर्जी सप्लाईज एंड इंटरनेशनल टेररिज्म. रशिया ऑल्सो बेनिफिट्स फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया. तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट माना गया, मतलब इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि रशिया का मार्केट से इंडिया बहुत ज़्यादा आर्म फोर्सेस जो है वो खरीदता है. एंड द इंडियन मिलिट्री डिपेंड्स वेरी मच ऑन द आर्म सप्लाई फ्रॉम रशिया. इंडिया ऑल्सो डिपेंड ऑन रशिया फॉर सप्लाई फॉर ऑयल. इंडिया व्यूज रशिया एज अ टाइम टेस्टेड, ट्रस्ट वर्दी एंड रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर. नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर हैज़ बीन टॉक अबाउट, ये भी मतलब सुनने को आया था कि इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट दैट द हनीमून बिटवीन इंडिया एंड रशिया इज़ एंडिंग. मतलब इंडिया एंड रशिया का बीच में जो एक संपर्क जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया, ऐसा मतलब किसी लोगों ने बोला है. बट दैट स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन दैम एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इज नो लॉन्ग ओवर. हाँ, ये तो सही बात है, बट दैट इज एन एलिमेंट ऑफ अ ट्रूथ इज बोथ द स्टेटमेंट. दोनों स्टेट में ही सही है, क्योंकि बट ऐसा अगर हम बोलेंगे, बट इट वुड बी रॉन्ग दैट दिस टू नेशन आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर. ऐसा बोलना गलत होगा कि मैंने थोड़ा देर पहले बोला था कि दोनों का रिलेशन अच्छा था पहले, बट अभी उतना नहीं है, बट एकदम नहीं है वो भी नहीं बोल सकते, अभी भी है. तो दे मे नॉट बी ए बुजुम फ्रेंड्स, मतलब इंटीमेट फ्रेंड. बुजुम का मतलब होता है इंटीमेट, मतलब बहुत ही करीबी दोस्त ना हो, बट दे आर नॉट इनडिफरेंट टू ईच अदर. ओके,
प्रेसिडेंट पुतिन ऑफ रशिया पेड ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। जो रशिया का जो प्रेसिडेंट था जो पुतिन, तो वो इंडिया में विजिट किया था 2004 में, एंड वाज द चीफ गेस्ट एट 2007 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इंडिया में जब 2007 में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था उसमें पुतिन को इनवाइट किया गया था, पुतिन विजिट किया है। इन दिसंबर 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑल्सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु विजिटेड रशिया एंड साइन अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी इन विच रशिया ऑफर्ड कोऑपरेशन इन द यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी के मामले में उन्होंने बहुत सारे उन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किया है। मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, हमारा जो भारत का जो पूर्व प्रधानमंत्री था, उन्होंने किसके साथ, पुतिन के साथ। एंड इंडिया एंड रशिया हैव बीन एबल टू रिन्यू एंड स्ट्रेंथन देयर पोस्ट सोवियत यूनियन रिलेशनशिप। ओके, एंड इंडिया और जो रशिया है वो उनका रिलेशनशिप को और रिन्यू करने के लिए मतलब बहुत मतलब शक्तिशाली मतलब मेंबरशिप भी बनाया है पोस्ट सोवियत यूनियन के साथ, मतलब स्टेट के साथ। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट Dmitry Medvedev's visit to India 2010, it was mutually decided to elevate the bilateral relationship to the level of special and privileged strategic partnership। और bilateral relationship को उन्होंने और next level तक upgrade कर दिया है, जो कि special and privileged strategic partnership तक। मतलब अब देखेंगे इंडिया एंड रशिया का जो रिलेशन आफ्टर 2010 के बाद उनका रिलेशन कैसा रहा। Bilateral trade between India and Russia in 2012 grew by 24%, 24%, 100 में से 24% जो इतना ज़्यादा मतलब इंक्रीज हुआ, ग्रोथ हुआ। एंड द पॉपुलर BRIGC, जिसको सॉरी IRIGC, इट मीन्स इंडिया रशियन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन इज द मेन बॉडी दैट कंडक्ट्स अफेयर एट द गवर्नमेंटल लेवल बिटवीन द बोथ कंट्रीज। बोथ कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ मेनी इंटरनेशनल बॉडीज। दोनों कंट्री बहुत अलग अलग इंटरनेशनल जो बॉडी है उसका मेंबर भी है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन में हमारा जो रशिया है वो परमानेंट मेंबर है और इंडिया एक जनरल मेंबर है, बट बोथ आर द मेंबर, राइट। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिक्स भी एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये पांचों कंट्री ने मिलके एक इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल बॉडी बनाया है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड तो इसमें भी B जैसे R फॉर रशिया एंड I फॉर इंडिया, तो दोनों ही इसका मेंबर है। तो वी कैन सी लाइक हाउ देयर रिलेशनशिप इज गोज ऑन। एंड G20 के बारे में सबको पता है, राइट। ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज जिसमें रशिया भी मेंबर है और इंडिया भी मेंबर है। तो रशिया हैज़ ऑलवेज स्टेटेड publicly that it supports India receiving a permanent seat on UN Security Council। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बोला गया कि ये भी बात सही है कि जो इंडिया है, तो जैसे रशिया परमानेंट मेंबर है, राइट, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का, बट अभी इंडिया नहीं है। तो इंडिया को परमानेंट मेंबर मिलना चाहिए, तो उसमें रशिया हमेशा अपना सपोर्ट मतलब दिखाता है, मतलब कि हाँ इंडिया को परमानेंट मेंबर मिलना चाहिए, बिकॉज इंडिया हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ टू बिकम ए मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। Okay, India is the second largest market for Russian defense industry that we have discussed already. In 2017, approximately 68% of the Indian military hardware import came from Russia. ठीक है, तो ये जस्ट ए डाटा एनालिसिस जो मेंशन किया गया। ओके, इन 2018 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी met Russian President Vladimir Putin for an informal summit in Sochi in the Russia Federation। रशियन फेडरेशन जो सोची है वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर एक इनफॉर्मल मीटिंग हुआ एंड दोनों के साथ। द सुमित प्रोवाइडेड एन ओकेजन फॉर बोथ हैड्स टू डिपेंड देयर फ्रेंडशिप एंड टू एक्सचेंज व्यूज़ ऑन इंटरनेशनल एंड रीजनल इशू, ताकि दोनों अपना अपना जो रीजनल इशू है उसको सॉल्व कर पाए। एंड द टू लीडर्स एग्रीड, उन्होंने ये भी एग्री किया दैट द स्पेशल एंड प्रिविलेजेस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी। ओके, सो विद दिस आवर चैप्टर इज एंडेड। तो यहाँ पर रशिया का टाइमलाइन दिया हुआ है, यू कैन सी टाइमलाइन सिंस 1991
1991 दिसंबर 12 में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस ऑफ रशिया फ्रॉम सोवियत यूनियन, राइट, डिक्लेयर 26 दिसंबर, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया। तुम लोग अगर और भी इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस थिंग्स सो यू कैन सी। एंड यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है जस्ट व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ सोवियत यूनियन हैड नॉट डिसइंटीग्रेटेड। अगर सोवियत यूनियन में डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ होता तो क्या होता। तो उतना डीपली क्वेश्चन तो नहीं आता है, इट्स जस्ट प्रैक्टिस, तुम लोग ये देख सकते हैं एक बार। ओके ओके, सो फाइनली वी आर कम टू एंड विद दिस चैप्टर, खत्म ऑलरेडी हो गया। तो यस, अभी इस चैप्टर के बाद एज यू नो कि हमारा जो इस बार सेकेंड ईयर का जो 2020 सेशन 2025 में 2025-2026 में इस बार क्वेश्चन पैटर्न एक्चुअली हैज़ बीन चेंज्ड। सो अभी MCQ आएगा, कंसीव बेस्ड भी आएगा। तो हम मैं वेरी सुन लाइक विद इन 2-3 days यू विल गेट सम क्वेश्चंस विच इज़ बेस्ड ऑन MCQ। उसके बारे में भी तुम लोग को यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू यू नो दैट प्रेस माई यू नो दैट यूट्यूब चैनल्स बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन को तुम लोग प्रेस करोगे तभी मेरा जो नोटिफिकेशन जो है तुम लोग को मिल जाएगा एंड यू can check it my video like very easily. Okay, and in next video will be discussed about you know that part B, from part B chapter 1 जो nation what was that the challenges to nation building के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।